Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र series. Last video में हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे and we have done till question number 50. Okay, from today we will start from question number 51. So question number 51 is the second largest bench constituted by the Supreme Court till date was in the सी बेंच क्या होता है, नंबर ऑफ जजेस एक हियरिंग में कितने हैं, राइट। तो अब तक जो सबसे लार्जेस्ट बेंच थी वो थी अपनी केशव नंदा भारती केस में एंड दैट वाज ऑफ 13 जजेस। ओके, जो अपनी सेकंड लार्जेस्ट है वो आप याद रखना, दैट वाज इन गोलकनाथ केस। इसमें कितने जजेस थे? 11 जजेस। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन में आपसे सेकंड लार्जेस्ट पूछा था, इट वॉज गोलकनाथ केस ऑफ 1967। 11 जजेस की बेंच थी इसमें। ओके, एंड लार्जेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स अलॉट इन यूपीपीसीएस। ऐसे वाले कि किस केस में ये चीज़ कही गई, या फिर दे विल गिव यू 2 to 3 लाइन्स और पूछेंगे ये बात किसने कही थी। ओके, इस टाइप की काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप याद रखना ये बात कही गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर जो उसे बेस्ट लगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन दैट केस बाय द सुप्रीम कोर्ट। सॉरी, इनकरेक्ट। सी बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट, इंदिरा सोनी केस क्रीमी लेयर फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। दिस इज वेरी फेमस केस एंड हमें पता है ये क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी से रिलेटेड था, सो इट इज करेक्ट। विशाखा केस प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क, ये भी करेक्ट है। इस फेमस केस के बाद आई थी अपनी विशाखा गाइडलाइंस। थर्ड, मनिका गांधी केस आर्टिकल 40, 19, 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बेला बैनर्जी केस में कहा गया था राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली यही आपका आंसर है एंड यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये चीज़ बेला बैनर्जी केस में नहीं, मनिका गांधी केस में कही गई थी दैट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है इसमें। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये तो आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है आर्टिकल 131 में। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है अंडर आर्टिकल 143। इसके थ्रू प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा आपका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है आर्टिकल 132 में, 133 में, राइट, 134 में। इसके अलावा आपका स्पेशल लीव का पिटीशन प्रोविजन होता है आर्टिकल 136 में। इसके अलावा आपका रिव्यू पिटीशन होता है आर्टिकल 137 में। इसके अलावा आपका एक क्यूरेटिव पिटीशन भी होता है, आई थिंक इट इज़ इन आर्टिकल 142। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इस सारे आर्टिकल्स आप रिकॉल करना प्लीज। ओके, जो मैंने आपको बताया है अभी, डू रिमेंबर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रॉन्ग, क्योंकि अभी हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, हाँ ओनली आ गया यहाँ पे, बट तो इसमें स्टेटमेंट गलत हो गई। वाई? बिकॉज अभी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी पढ़ा है हमने। इट हैज़ ओनली एडवाइजरी एंड एपेलेट, ये भी गलत। सो ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट हैज़ ओरिजिनल, एपेलेट एज वेल एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Collegium system, yes. Appellate jurisdiction, yes. Original jurisdiction, yes. Yeah, article 131, more than one of the above, yes. This is only your correct answer. Next, which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court? बता दिया मैंने आर्टिकल 132, बट याद रखना आर्टिकल 132 read with आर्टिकल 134A. Clear? It will deal with the appellate jurisdiction of Supreme Court in connection with constitutional cases. अब appellate jurisdiction भी अलग अलग होते हैं, इसका आंसर तो चलो अपना सी हो गया। 132 में आएगा appellate jurisdiction कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, ठीक है। फिर 133 में भी आएगा यही एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, बट ये आएगा सिविल केसेस में। फिर 134 में भी यही आएगा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, बट ये आएगा क्रिमिनल केसेस में। गेटिंग इट और नॉट? नेक्स्ट, ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। कोई ऐसा केस है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है, तो ये कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास किस ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू आएगा? ओरिजिनल। देखो ओरिजिनल की बात तो हम पढ़ चुके हैं 131 में। इसमें तो डिस्प्यूट अगर होता है सेंट्रल या स्टेट, या सेंटर प्लस स्टेट विद अदर स्टेट्स, या स्टेट के बीच में, ऐसे केसेस आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। इंटरप्रिटेशन वाले नहीं आते, तो फर्स्ट तो आपका आंसर नहीं होगा। एडवाइजरी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट लेता है 143 में, ये भी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड नहीं होगा। बचा क्या? एपेलेट, एंड यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर आपके वही आर्टिकल्स जो मैंने आपको भी बताए हैं। क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। अब जो मैं आपको ये आर्टिकल्स बता रही हूँ ना, प्लीज डू रिमेंबर। ओके, मैंने आपको कौन कौन से बता दिए? आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132 से लेके 134 ये है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल केस, देन सिविल केस, देन क्रिमिनल केस। इसके अलावा मैंने आपको बताया 136 ये किससे रिलेटेड है? स्पेशल लीव पिटीशन से। फिर मैंने आपको बताया 137 ये रिव्यू पिटीशन से। फिर मैंने आपको बताया था 142 ये किससे रिलेटेड है? क्यूरेटिव पिटीशन से। 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एटलीस्ट ये सब आप कहीं नोट कर लो। इसके अलावा 129 सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। गेटिंग इट? 32 में आपको पता ही है रिट ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो बेसिकली ये रिव्यू पिटीशन पूछ रहे हैं, ये वाली रिव्यू पिटीशन आपको पता है आर्टिकल 137।
Clear or not? Next, which one of the following is correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court of India? The President of India has the power to review such judgment. Basically जो रिव्यू करने की पावर है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई एंड सेकंड आपकी करेक्ट हो गई बिकॉज सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड है. द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. सी में आपका कैबिनेट गिवन है, डी में सुप्रीम कोर्ट डज नॉट गिवन है. तो दोनों ही इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है उनकी जजमेंट से रिलेटेड? इट कैन चेंज द जजमेंट. यस इट कैन. रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब क्यों है? टू चेंज द जजमेंट. यही आपका आंसर है. नेक्स्ट, with reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. ये क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जो प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस हैं जो ऑर्डिनरी लॉज पे लग सकते हैं. तो ये वाली बात याद रखना दैट ये प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस ये 142 में सुप्रीम कोर्ट की पावर को कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते. गेटिंग इट? इसका एक्सप्लेनेशन बी है, एक बार ध्यान से पढ़ो इसका एक्सप्लेनेशन. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना ले बट वो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टेंट नहीं कर सकती उसकी पावर एक्सरसाइज करने से. क्लियर? नेक्स्ट, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज. एवरीवन नो जुडिशियल रिव्यू क्या है? हमारी जुडिशरी की पावर कि वो चेक कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, चेक करना कि वो लॉ वॉइड तो नहीं है या फिर हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज तो नहीं कर रही है. ओके, so basically option A will be the correct answer. The power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. ये है judicial review. Clear? Next, judicial review implies that the Supreme Court D can declare illegal any law of the state. Supreme Court को अगर लग रहा है कि कोई लॉ ऐसी पास हुई है that violates the constitutional provisions या that is illegal in any sense, violating the rights of the individual, तो वो उस लॉ को violate करने पर illegal declare कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. ओके, नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज दैट द राइट ऑफ द कोर्ट टू. जुडिशियल रिव्यू क्या है? राइट है अपने कोर्ट का कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिक्लेयर कर दें. राइट, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आप पढ़ो. डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी ऑप्शंस इररेलेवेंट हैं. रिव्यू ऑर्डर, हियर अपील, रिव्यू लॉज. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना आपको अभी समझ में आ जाएगा कितनी गलत स्टेटमेंट बनाई है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर. नो, नॉट एट ऑल. कितनी बार हम बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो केशव नंदा भारती केस में जुडिशरी ने इवॉल्व की थी. सो दिस इज रॉन्ग. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. दिस इज करेक्ट. जुडिशियल रिव्यू हमारी जुडिशरी के पास है तो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. ओके, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय. सबको पता है कौन एंजॉय करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ये लोग कि मान लो सेंटर की कोई लॉ है, इस पे हाई कोर्ट नहीं कह सकता इसे क्या इलीगल है या नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. हाई कोर्ट भी कर सकता है जुडिशियल रिव्यू, तो वो भी किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड या अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकता है. ओके, हाई कोर्ट भी कर सकता है बिकॉज जुडिशियल रिव्यू की पावर उसके पास भी है. नेक्स्ट, with reference to the Constitution of India, consider the following statements. First, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. वही जो मैं आपको अभी बता रही थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. हाई कोर्ट के नो हटा दोगे तो ये स्टेटमेंट सही बन जाएगी. हाई कोर्ट shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. है उसके बाद जुरिस्डिक्शन, ये करेक्ट है बट यहाँ पे नो लगा दिया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन गई है. नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दिस इज रॉन्ग. क्यों भाई, क्यों नहीं? कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई अमेंडमेंट आपने गलत करा है, इसी बेसिस पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था सुप्रीम कोर्ट ने. इट वाज डन थ्रू एन अमेंडमेंट. राइट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कोई अमेंडमेंट उसे लग रहा है कि दिस इज इलीगल या अनलॉफुल. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट एज इलीगल. इट कैन क्वेश्चन इट. सो यहाँ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. दोनों ही इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रीवैलेंट इन. सो याद रखना हमारे इंडिया में आने से भी पहले यूएसए में तो ये कब से है. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, असर्शन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. देखो ये वाली बात करेक्ट है. जो जुडिशियल रिव्यू है उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है इंडिया में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी लॉज हैं. ठीक है, देयर आर सो मैनी लॉज. यहाँ पर नीचे रीजंस आप एक बार देख लो इन्हें. इसके अलावा अपना आर्टिकल 50 वायलेट होगा. गेटिंग इट? अगर जुडिशरी ज़्यादा इंटरफेयर करेगी. ओके, इसके अलावा बहुत सारी केस में जुडिशरी ने खुद ने बोला है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में कुछ प्रॉपर सेपरेशन है पावर का. ओके, या फिर जुडिशरी रिव्यू करेगी ज़्यादा लेजिस्लेटिव फंक्शंस तो ऑब्वियसली वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा. बेसिक स्ट्रक्चर है ये आर्टिकल 50, दैट इज सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. तो ये असर्शन सही है कि हाँ जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू को इंडिया में वो लिमिटेड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग. सी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अगर आपने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो कवर की है उससे आपको कंप्लीटली आइडिया हो गया होगा दैट हमने कितनी सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से रेंसेक करी हैं. यस,
So we have borrowed so many things from other constitutions of the world. So yes, our constitution is a bag of borrowing. तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट अब हमें चेक करना है क्या आर एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं ए को. सो बेसिकली पढ़ते हैं, बिकॉज लगाते हैं. दिस आई टोल्ड यू, अगर आपको चेक करना है एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, पुट बिकॉज. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग. दिस इज रॉन्ग. वो अलग रीजन है जुडिशियल रिव्यू के जो मैंने आपको बताए हैं. सो अकॉर्डिंगली यहाँ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? बोथ ए एंड आर ट्रू, but R is not the correct explanation of A. Next, in essence, what does due process of law means? तो बेसिकली हमारे इंडिया में है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, ये यूएसए में प्रीवेलेंट है. बट एक केस हुआ था मनिका गांधी केस, उसके थ्रू हमारी जुडिशरी ने इवॉल्व किया था कॉन्सेप्ट. कौन सा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ऐसा बहुत बार स्टेटमेंट आता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज कंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रॉन्ग. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात है. ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारी जुडिशरी ने इवॉल्व करा है. केस बता दिया मैंने आपको मनिका गांधी केस में. तो बेसिकली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ चेक करता है कि लाइक जो अरेस्ट या डिटेंशन हो रहा है किसी भी सिटीजन का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें आप एक प्रॉपर लॉ फॉलो कर रहे हो. जो लॉ ने स्टैब्लिश किया है प्रोसीजर, आप उसके थ्रू कर रहे हो. अगर आपने उसके थ्रू कुछ डिटेंशन करा है तो वो सही माना जाता है. ये है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि जिस लॉ के थ्रू आप वो प्रोसीजर कर रहे हो वो लॉ भी जस्ट होना चाहिए. ओके, दैट लॉ शुड ऑल्सो बी जस्ट. तो उसके अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की. क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको चीज़ बताई ही दी है दैट ये हमने कहाँ से लिया है, मनिका गांधी केस में हमने इवॉल्व करा है ये. एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ये यूएसए में था. यूएसए में इट वॉज प्रीवेलेंट, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था. हमारी जुडिशरी ने ये इवॉल्व किया है. केस आपको पता है, मनिका गांधी केस. ओके, नेक्स्ट. जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे बेस्ड है. नेक्स्ट, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. येस. ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ. येस. इन्होंने ये नहीं पूछा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इन्होंने कहा बेस्ड काय पे है इंडिया में. कन्वेंशंस. येस. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. येस. तो बेसिकली मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द आंसर. सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट. कब होगा? अगर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा उस अमेंडमेंट को. फर्स्ट देखते हैं, एस्टैब्लिशेस 3 tier फेडरल सेटअप इन प्लेस ऑफ एक्जिस्टिंग 2 tier सेटअप. तो ये तो हम कर चुके हैं 73 एंड 74 से. इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया बिकॉज ये सही था. नेक्स्ट, रिमूव्स राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये है आपका करेक्ट आंसर. अगर ऐसा कुछ करेगी गवर्नमेंट, ऐसा कोई लॉ पास होगा, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देगी, इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी. वाई? बिकॉज आपका जो पार्ट 3 है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की. जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज अ, सुप्रीम कोर्ट क्या है? फेडरल कोर्ट. हाँ. प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. येस. फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. येस. सिविल कोर्ट. येस. सो बेसिकली ई विल बी द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव. हु हैज़ द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन? किसके पास? अपने सुप्रीम कोर्ट के पास. इसीलिए हम इसे गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बोलते हैं. नेक्स्ट, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सेम क्वेश्चन. कस्टोडियन कौन है? अपना सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, कस्टोडियन सेम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट. कस्टोडियन सेम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? नेक्स्ट, गार्जियनशिप सेम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स. असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन नहीं है. असर्शन देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज. मतलब कोई भी सेंट्रल लॉ है उसको बताने का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं. क्या ये पावर एक्सक्लूसिवली मतलब बस सुप्रीम कोर्ट के पास है? नो. ये हमने भी डिस्कस भी करा था, जो क्वेश्चन आया था नो कोर्ट, नो हाई कोर्ट वाला. तो ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई. सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस. सो असर्शन करेक्ट है एंड रीजन फॉल्स है. सॉरी, असर्शन रॉन्ग है एंड रीजन करेक्ट है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? दोनों के जुरिसडिक्शन में कौन आता है? देखो, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 131 के अंदर. ये सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा बस. तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा. डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ये भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास. तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. हमें वो बताना है जो दोनों के पास हो. सी ऑप्शन आप देखो, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये तो आपको पता है ना दोनों के पास है. सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 में. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? अंडरस्टूड? फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हुए हैं किसके थ्रू हो सकता है? आर्टिकल 32, जो आपका रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का. आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो रहा है तो आपका सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड करेगा बाय एक्सरसाइजिंग रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32. नेक्स्ट, द पावर टू एनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद. देखो, कोई भी बात हो, सुप्रीम कोर्ट का आपको जुरिसडिक्शन बढ़ाना है, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है बिकॉज पार्लियामेंट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक लॉज.
अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये वाली बात कहाँ गिवन है तो याद रखना आर्टिकल 138 में गिवन है, ओके। दैट अगर आपको एनलार्ज करना है ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देनी है, एक्स्ट्रा काम करने देने हैं, सो इन दैट केस पार्लियामेंट के पास है वो पावर, ओके। सेम क्वेश्चन, बाय हुम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज? पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ।